हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम पार्ट 2 में आ गए, चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका पार्ट 2 है। हमने लास्ट में वो रेक्टेंगल वाला वर्ड प्रॉब्लम किया था, लेंथ और ब्रेथ। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसके बाद एक्सरसाइज आएगी। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। विमल हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 150, ये रुपीज़ है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ 150 एज अ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, ₹20 और ₹10। कितना है विमल के पास? 1050 रुपये। और टोटल उसके पास कितने रुपए? 1050। अब क्या बोला है? एज अ नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10। इस लाइन का मतलब क्या है कि उसके पास 1050 रुपये, ठीक है, जिसमें से कुछ 50 की नोट है, जिसमें से कुछ 20 की नोट है, जिसमें से कुछ 10 की नोटें हैं। उन सबका टोटल कितना हो रहा है? 1050, ठीक है। जैसे कि अपने पास अगर 100 रुपये है तो उसमें 50 की नोट एक है मेरे पास, 20 की नोट 2 है और 10 की नोट 1 है, तब जाके इन तीनों का टोटल कितना होगा? 100 रुपया होगा। तो वैसे यहाँ पे उसके पास 1050 रुपये, तो उसके पास 50 की नोट कितनी होगी, 20 की नोट कितनी होगी और 10 की नोट कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। 1050 रुपये उसके पास, 50 की नोट कितनी होगी, 20 की नोट कितनी होगी, 10 की नोट कितनी होगी, वो सब हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब उसमें से हमें 2 नोट्स का रेशियो देके रखा है। क्या? 2 नोट्स का रेशियो देके रखा है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड ₹20 नोट्स इज 9:8, 9:8 respectively. If he has 61 in total, then how many notes of each denomination he has? ठीक है, हमें ये पूछा गया कि कितनी डिनोमिनेशन है, 50 की कितनी नोट है, 20 की कितनी है, 10 की कितनी है, ये सब हमें पूछा गया है। तो उसमें से हमें कितने का रेशियो देके रखा है? 2 का रेशियो देके रखा है, ठीक है। तो रेशियो को हमेशा x लेना है। क्या लेना है? x। चलो रेशियो को x ले लेते हैं। लेट द नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹20, ठीक है, बी 9x एंड 8x, 9x एंड 8x रिस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब क्या? देखो, लेट द नोट ऑफ ₹50 एंड 20 बी 9x और 8x। इस क्वेश्चन में देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स का कितना रेशियो? 9 है, ठीक है। पहले का पहले वाला रेशियो, दूसरे का दूसरे वाला। 50 का रेशियो कितना है? 9 देके रखा है, और 20 का कितना है? 8 है, ओके। तो इधर हमें ये रेशियो देके रखा, रेशियो में उसकी नोट्स का टोटल देके रखा है कि 50 रुपए की नोट कितनी होगी, 20 रुपीज की नोट कितनी होगी। तो देखो हमें मिल गया, 50 रुपए की नोट कितनी है? 9x है। मैंने बोला रेशियो को x ले लो, ठीक है। तो 50 रुपए की नोट मेरे पास कितनी है? 9x है, ठीक है। 20 रुपए की नोट मेरे पास कितनी है? 8x है। जैसे कि हमने हमारा एग्जाम्पल लिया था, हम 50 रुपए की एक नोट है, 20 की 2 नोट है, 10 की 1 नोट है, इन सब का टोटल कितना होगा? 50 होगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे 2 नोट्स का टोटल, 2 नोट्स कितनी है वो हमें मिल चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स, कितनी नोट्स है हमारे पास? देखो 50 रुपए की हमारे पास कितनी नोट्स है? 9x है, कितनी है? 9x, ठीक है। ₹20 की नोट्स कितनी है हमारे पास? 8x है। ये नोट्स का टोटल है, ठीक है। ये नोट्स है कि उसके पास इतनी नोटें होगी। 50 की उसके कितनी? 9x नोट है, 8x नोट है, ठीक है। हमें इधर x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी नोट्स है, ठीक है। 50 की से सपोज अगर यहाँ पे वैल्यू 2 आता है तो 50 की 18 नोट है, कितनी है? 18 नोट है, ठीक है। ₹20 का हो गया। अब
₹10, यहाँ पे ये कितना होगा, हमें ये कितना होगा, देखो हमें तो 2 का रेशियो दे के रखा था, हमें कितना दे के रखा था, 2 का रेशियो दे के रखा था, एक 50 की नोट का और एक 20 की नोट का, 10 की नोट का क्या। तो यार ये तो इजी है, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, और एक यहाँ पे एक और लाइन है, यहाँ पे याद रखना, इफ ही हैज 61 इन टोटल, अगर उसके पास 61 नोट्स है टोटल, कितनी नोट्स है टोटल, उसके पास 61 नोट्स है। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल था जिसमें 50 की 1 नोट थी, 20 की 2 नोट थी, 10 की 1 नोट थी, यहाँ पे कितनी नोट है टोटल, 4 नोट है ना, तो उसके पास कितनी नोट है टोटल, 61, कितनी है 61, जिसमें से हमें 2 तो देके 2 का नंबर देख के रखा कि एक 9x नोट है, एक 8x नोट है, तो 10x कैसे फाइंड करूंगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगा ना, 9 + 8 कितना होता है 17 होता है, 17x, तो ये हो गया मेरा 10 की नोट। कैसे, देखो उसके पास टोटल कितनी नोट्स थी, 61 नोट्स थी, उसका टोटल कितनी नोट्स थी, 61 नोट्स थी, जिसमें से हमें ये 2 देके रखी है, तो इन दोनों को मैं प्लस करके उससे माइनस कर दूंगा, तो मुझे ऑब्वियसली ये मिल जाएगा। तो मेरी 10 रुपीज़ की नोट्स का क्या हो गया, कितनी वैल्यू निकल के आई, 61 - 70x। समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आई होप, नहीं आया तो कमेंट कर देना। चलो इतना हो गया अभी, अब इसमें से वैल्यू कितनी निकलेगी, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था 100 रुपये है, तो उसके 50 की 1 नोट है हमारे पास, ये एग्जांपल में लेते रहूँगा, इजी एकदम पता चले। तो 50 की नोट कितनी 1 है, तो 50 × 1 करूँगा तो 50 रुपये होंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 रुपये हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 40 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 10 रुपये होगा, इन तीनों का टोटल कितना होता है 50 + 40 90, 90 + 10 100, तो ऐसे वो 100 रुपया हुआ। तो वैसे ये तो हमें नोट्स है, ये क्या है, ये तो सब नोट्स है, अब नोट्स में से पैसे कितने निकलेंगे, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। नाउ द अमाउंट फ्रॉम नोट्स, वो जितनी भी नोटें हैं उसमें से पैसे की वैल्यू कितनी निकलेगी, नाउ द अमाउंट फ्रॉम नोट्स, तो 50 रुपीज़ की नोट्स में से कितना अमाउंट निकलेगा, देखो याद रखना है 50 रुपीज़ की नोट्स कितनी 9x थी, तो जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 × 9, 9 0 0, 9 5 45, और x भी है 9x है तो इधर भी x लगा देंगे, ओके। तो इसकी वैल्यू कितने है मेरे पास 450x, इसके पैसे कितने हैं मेरे पास 450x। समझ आया, देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ये वाला, कि जैसे कि हमारे पास 100 रुपये पड़े हैं, उसमें से 50 की मेरे पास 1 नोट है, तो 50 × 1 50 रुपये हो गए। अगर 20 की मेरे पास 2 नोट है तो 20 2 40 40 रुपये, 50 + 40 90 होते हैं, अभी भी 10 रुपये बाकी है, तो 10 की हमारे पास एक और नोट बची थी, तो 10 × 1 = 10, ऐसे वो 100 रुपये हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को इन दोनों को मल्टीप्लाई, 20 × 8x को मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 50 रुपये की नोट से इतना अमाउंट निकला, 20 रुपये की नोट से कितना अमाउंट निकलेगा, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 160x, कितना होगा 160x। अब ₹10 की नोट, इसका अमाउंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, 10 रुपीज़ नोट्स मल्टीप्लाई करना है 10 61, ठीक है, ब्रैकेट्स, क्योंकि ये पूरी वैल्यू उसकी, ये पूरी वैल्यू, तो मेरे को ये 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ मैं 10 को 61 से मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मेरे को उससे इससे भी, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है, ये हमारी 50 की नोट के रुपए है, ये हमारी 20 की नोट के रुपए है, और अभी इसके निकालने बाकी है, इसको इससे माइनस करो, इससे सॉरी मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे करना है फिर उसको उससे करना है, 610, ठीक है, माइनस का साइन है बीच में, है बिल्कुल।
अब 10 को 17x से मल्टीप्लाई करो, 170x। तो ये किस में से निकला? 10 रुपये की नोट का वैल्यू ये, 50 रुपये की नोट का वैल्यू है, 20 रुपये की नोट का वैल्यू है, और 10 की नोट का वैल्यू ये। ठीक है, हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, तीनों की नोट कितनी है वो मिल गई। ठीक है, दोनों चीज़ हमें मिल गई। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, हमें एक्स वाली वैल्यू थोड़ी लिखेंगे हमें एक परफेक्ट वैल्यू चाहिए। तो याद रखना उसका टोटल रुपए कितने थे? 1050 थे। उसका टोटल रुपए कितने थे? 1050 थे। और जब इन तीनों का टोटल हम करेंगे तो इनका भी 1050 होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि क्या बोला गया कि 1050 वो 50 की नोट में बटा हुआ है, 20 की नोट में और 10 की नोट में। इन तीनों की नोट का जब हम टोटल करेंगे, इन तीनों के पैसों का हम जब टोटल करेंगे तो वो 1050 होगा। तो देखो हमने ये टोटल किया है ना, इसका टोटल ये, इसका टोटल ये, इसका टोटल है। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो किससे इक्वल होगा? 1050 से वो इक्वल होगा। ठीक है, $450x प्लस 160x फिर प्लस 610 माइनस 170x इक्वल्स टू कितना? 150। ये वाला कैसे आया पता चल गया होगा आपको। ठीक है, आई होप। एक बार फिर से, जितनों को अभी तक नहीं पता चला, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। देखो, विमल के पास टोटल 1050 रुपये थे, जिसमें से 50 पे नोट पे 20 और 10, ये तीनों नोट्स का टोटल होके, तीनों की नोट का टोटल होके उसका कितना हो रहा था? 1050 रुपये हो रहा था। तो सबसे पहले हमें 50 की नोट के और 20 की नोट कितनी है वो हमें दे के रखा है, जो कि है 9x और 8x। अब उसमें से 10 की नोट को कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास टोटल 61 नोट्स उसे देके रखी थी क्वेश्चन में, कि टोटल उसका 61 नोट्स है। तो हमें जब दो नोट देके रखी है और टोटल देके रखा है, तो टोटल में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा 10 की नोट का वैल्यू मिल जाएगा। मिल गया वो 61 माइनस 17x। ठीक है, अब इसमें से पैसे कितने निकलेंगे? ये तो नोट हो गई, ये इतनी नोट है उनके पास। ठीक है, अब नोट्स में से पैसे भी तो होंगे ना। 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें से इतनी अमाउंट निकल के आई 450x। 20 में से कितनी अमाउंट निकल के आई? 160x। और 10 में से कितनी अमाउंट निकल के आई? 160। ये 610 माइनस 170x। अब ये तीनों का टोटल, ये तीनों क्या अमाउंट है ना, इन तीनों का टोटल किससे होगा? 1050 से। ये उसका ये टोटल इन तीनों से, इन तीनों का प्लस है, वो देखो लिखा। अब इन सबको प्लस माइनस करना है। क्या करना है? प्लस। देखो ये प्लस में, ये प्लस में, x वाली वैल्यू क्या? x, ये x है, ये x है, ये नहीं होगा, ये इधर माइनस नहीं होगा। लाइक टर्म्स हमेशा माइनस प्लस होती है। ये भी x है, ये x है और ये x। तो इन सबका प्लस माइनस करना है हमें। सबसे पहले इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा कितना होगा? 450 प्लस 160। 450 प्लस 160 कितना होता है? 610x। ठीक है, उसमें से माइनस कितना होगा? माइनस 170x होगा, और ये बच गया। तो ये तो ऐसा कैसा हम इधर लिख रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब 610x में से 170x को माइनस करो, कितना आएगा? 480x। कितना आएगा? 480x। ओके, सॉरी 440 आएगा, 440x आएगा। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। क्या? ये प्लस में, उधर जाएगा वो माइनस में। ठीक है, 440x इक्वल्स टू, माइनस करो इन दोनों को, कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करने पे, लो कर देते हैं, नहीं आता तो 0 4, ये नहीं कटेगा। 440 कितना आ रहा है? 440 आ रहा है, इनका भी माइनस। अब देखो ये जो 440 है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो वो चला जाएगा नीचे डिवाइड में। x की वैल्यू 1,
कितनी, x की वैल्यू मेरी आ गई 1 आ गई। ठीक है, देखो 16 मिनट से ये सम कर रहे हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही करूँ अब मैं। ठीक है, पूरा समझाने की कोशिश की, एकदम छोटे से छोटा एग्जाम्पल लिया, उसको इजी एग्जाम्पल भी लिया था समझाने के लिए। इतना अगर इधर तक समझ आया है तो अच्छी बात है, वरना फिर से देखो पीछे करके। अब x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 1 आई। x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 1 आई। तो अब मैं x की वैल्यू को इन सब में पुट कर दूंगा। मुझे फाइंड करने को क्या बोला था, मुझे फाइंड करने को बोला था हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन हैज, कि 50 की नोट कितनी होगी, 20 की नोट कितनी होगी, 10 की नोट कितनी होगी, मुझे ये फाइंड करने को बोला था। तो मैं x की वैल्यू को सिर्फ इधर ही पुट करूंगा। ठीक है, मुझे इधर पुट नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मुझे उनके कितनी नोट्स से सिर्फ वही फाइंड करनी है, कितने पैसे निकल के आते हैं वो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन में बोला है हमें वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एकदम नीचे कर देता हूँ, x की वैल्यू मेरी आई 1, तो 50 रुपए की नोट कितनी है, कितनी थी, 9x थी ना। तो अब x की जगह पे मैं 1 लगा दूंगा, मतलब 9 इंटू 1 कितनी आई, 50 की नोट कितनी थी उसके पास, 9 थी। ठीक है, 20 की नोट उसके पास कितनी थी, 8x थी। तो 8 इंटू 1 कितना, 8 इंटू 1 कितना आया, 8 आया। ठीक है, 10 रुपए की नोट उसके पास कितनी थी, वो थी 61 माइनस 17x। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, 161 माइनस 17 इंटू 1। ठीक है, तो 61 माइनस 17 कितना होगा, 44 होगा मेरा आंसर। ओके, ये मेरा 9x, ठीक है, ये मेरा 50 रुपए की नोट, ये मेरी 20 रुपए की नोट, और ये मेरी 10 रुपए की नोट। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो एक बार फिर से अगर नहीं आया हो तो पीछे करके देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझाया है। एक इसी सब में लगभग 20 मिनट चले गए हमारे। आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब एग्जाम्पल है इधर, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है यार, पेन आ जा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। जितने ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम करोगे उतने ज़्यादा ये चैप्टर आपको आने लगेगा। अब x अपॉन 2 माइनस 1/5 है, क्या है, x अपॉन 2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। तो अगर आप वेरिएबल को हमेशा किस साइड लिखो, लेफ्ट साइड लिखो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आप राइट साइड भी लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको करना हो, लेकिन वेरिएबल को ज़्यादातर लेफ्ट साइड रखो तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ उसे, वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, और जो ये नंबर्स दिख रहा है, डिजिट्स दिख रहे हैं, उसको उस साइड लेके जाओ। ठीक है, तो अगर आपको पता है इक्वल्स टू के अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक है, x अपॉन 2 इधर ये पहले से ऐसा का ऐसा है, हमने x अपॉन 3 को इस साइड लाया, मतलब x अपॉन 3 हो गया वो माइनस में, प्लस में था ना इधर, वो इधर आ गया माइनस में, और 1/4 इधर ऐसा का ऐसा था, ये गया माइनस में था इधर, इस साइड LHS में वो माइनस में था, उस साइड जाएगा वो प्लस में। अब 2 3 जा इधर एलसीएम की, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। पहली बार आया शायद एलसीएम वाला, तो मैंने ऐसे ही कर दिया, सिखा देता हूँ आपको। x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे ये 2 और 3 है वो सेम नहीं है। नीचे डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम लेना है। ठीक है, कुछ लोग इन चारों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड अलग एलसीएम लेना है और उनका अलग एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम 2 1 जा 2,
3 से कट नहीं होगा, 3 1 जा 3 और 3, ठीक है। ऐसे एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 जा 6 इसका एलसीएम आ रहा है। तो इधर मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, 2 3 जा 6 होता है। और याद रखना जो चीज़ आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो उसको आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 2 से करूँगा 3 2 जा, तो ऊपर भी 2 से करूँगा। इधर कितना होगा, 3x होगा, ऊपर माइनस का साइन है बीच में, इधर ऊपर 2x होगा, बिल्कुल होगा। और नीचे एलसीएम कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। 4 और 5 इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो 2 से शुरुआत करने की हमेशा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये कट नहीं होगा, मतलब ऐसा कैसा लिख दिया, 2 1 जा 2, ये कट नहीं होगा। 5, ठीक है, डायरेक्ट 5 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 5 का 20 आएगा। अब 20 लाना कैसे है नीचे, तो इधर मैं 4 5 जा करूँगा तो 20 हो जाएगा। तो वैसे ही मैं ऊपर भी 4 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर भी करूँगा। 5 4 जा किया, ऊपर भी 5 4 जा, ऊपर 4 से, बोलने में मिस्टेक हो रहा है, सही से लिख देता हूँ। नीचे था इधर 3 था, 5 था, इस साइड 4 था, 1 + 1/5। तो इधर 5 से करूँगा, ऊपर भी 5 से, इधर 4 से करूँगा, ऊपर भी 4 से। 5 1 जा 5, प्लस का साइन है, 4 1 जा 4, ठीक है। 3x - 2x x/6, 3x में से 2x जाएगा, 3 में से 2 जाएगा अगर, तो एक ही बचेगा, 1x/6। नीचे क्या था, 6 था, इधर 5 + 4 9/20। अब ये 6 डिवाइड में है, उसको उस साइड लेके जाऊंगा मैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। डिवाइड में तो वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपको बताया कि ये दोनों 2 से कट होंगे, किससे कट होंगे, 2 से। 6 2 के टेबल में आता है, ठीक है, और 20 2 से कट होगा, ठीक है। ये कट दोनों 2 से, ऊपर नीचे वाले हमेशा कट होते हैं, बाजू बाजू वाले कट नहीं होते, ऊपर नीचे हमेशा कट होता है। तो 2 3 जा कट होगा, इधर 2 10 जा, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 2 10 जा, बस तो हो गया। अभी क्या और भी कुछ कटेगा, 9 3 जा कितना होगा, 27, x = 27/10, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी, देखो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्या बोला है, अ स्ट्रीमर goes downstream from one point to another in 7 hours. It covers the same distance upstream in 8 hours. If the speed of a stream be 2 km/h, find the speed of the streamer in still water and between the distance between the ports. ठीक है, तो समझ लो एक स्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम मतलब झरना, ठीक है। कैसे बनाऊं, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही बन गया झरना, ठीक है। ये एक झरना बन गया मेरा, ओके। तो ऐसे ही बना है। अब ये समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B। तो क्या बोला है, अ स्ट्रीमर गोज डाउनस्ट्रीम, कोई एक बंदा क्या झरने से नीचे जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, झरने से नीचे, ठीक है। तो कोई एक स्टीमर A पॉइंट से लेके ऐसे B पॉइंट तक ऐसे तैर आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो सीधा ही बना देता हूँ, यहाँ पे B पॉइंट तक वो आ रहा है, ये रूट है A से B। तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसे 7 घंटे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 7 घंटे।
वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने में उसे कितने लग रहे हैं? 7 घंटे। ऐसे इस रूट पे एरो मार दिया, ए से बी, ऊपर से नीचे, गोज डाउनस्ट्रीम। अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 7 आवर्स। जब वो ऐसे नीचे आ रहा है, गोज डाउनस्ट्रीम मतलब जब वो नीचे आ रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर लग रहा है। इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 घंटे। वो शायद लाइन मिस हो गई है, तो इधर लिखिए। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स। इसके पीछे इधर लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स। तो जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसे कितने? 7 घंटे लगे। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर गया तो उसे 8 घंटे लगे। ए बी पॉइंट से जब वो ए पॉइंट पे गया तो उसे कितने घंटे लगे? 8 घंटे लगे। ओके, अब क्या बोला है? इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम मतलब ये जो दिख रहा है, ये जो बह रही है नदी, ठीक है, ये जो बह रही है नदी, झरना टाइप कह लो, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। जब वो ऐसे बह रही है, ऐसे ऊपर से नीचे बह रही है, तो उसका स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। इसलिए वो जल्दी पहुंचा ना, इसीलिए वो जल्दी पहुंचा नीचे आने में। अपने जब नीचे जाते हैं तब जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तब थोड़ी मुश्किल होती है अपने को, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स लगता है वहां पे। तो यहाँ पे ये 2 किलोमीटर पर आवर के साथ ऐसे ऐसे जा रहा है। अब हमें इसकी स्ट्रीम बताई गई है, स्ट्रीम स्पीड किसकी बताई गई है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की हमें स्पीड बताई गई है। हमें फाइंड करनी है स्टीमर, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वो स्टीमर आ रहा है, ठीक है, उसकी हमें स्पीड को फाइंड करने के लिए बोला गया है। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस उन दोनों के बीच का। अब फिर से क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से जब वो नीचे आ रहा है, ठीक है, स्टीमर, कोई भी एक बंदा समझ लो या फिर कोई बोट, ठीक है, एक बंदा स्टीमर लेके आ रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहा है। तो वो जब नीचे जाता है तो उसे 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर ये ऐसे बह रही है। ये जो नदी है, जो स्ट्रीम है, वो ऐसे बह रही है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर ऐसे बह रही है। तो इसलिए उसको 7 घंटे लगे, कम टाइम लगा थोड़ा। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसे 8 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही जो फोर्स है 2 किलोमीटर पर आवर, उसे ऑपोजिट में आ रहा है, उसके सामने ऐसे 2 किलोमीटर पर आवर ऐसे आ रहा है सामने से, और ये जब ऊपर चढ़ रहा है तो वो जो फोर्स है वो अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। स्टीमर की बात हो रही है, हमें स्ट्रीम की तो स्पीड हमें पहले से दे के रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर। तो सबसे पहले जिसकी हमें स्पीड को फाइंड करना है उसको हम ले लेंगे x, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको लास्ट में जब आंसर में लिखोगे तो आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी आगे भी लिख देना ऐसे x किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर में जब फाइनल आंसर लिखोगे वहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टीमर की स्पीड कितनी है? 2 x किलोमीटर जो हमने अज्यूम की है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है जो हमें क्वेश्चन में दे के रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर, ये देखो हमें दे के रखी है, ठीक है। तो जब वो स्टीमर डाउनस्ट्रीम पे आता है, ठीक है, जब वो स्टीमर डाउनस्ट्रीम पे आता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम की उसकी स्पीड कितनी होगी स्टीमर की? x + 2। क्यों?
क्योंकि उसकी भी एक स्पीड है, जो स्टीमर है, कोई भी एक स्टीमर है तो उसकी भी एक स्पीड है, और ऊपर से झरना वो भी उसी डायरेक्शन में बैठ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने 2 एरो मारे, क्यों? क्योंकि ये उसकी स्पीड है, समझ लो, ये स्टीमर की, और ये वो नदी की स्पीड है, ठीक है, दोनों एक ही एरो में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, दोनों साथ में मिल रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं मतलब दोनों का प्लस हो रहा है, तो x + 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई कब? जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन स्ट्रीम। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाता है, जब वो नीचे से ऊपर जाता है, द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो वो x - 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो फोर्स है वो आ रहा है, यहां से जो 2 किलोमीटर पर आवर है ना, जो 2 है वो ऊपर से आ रहा है। ये हो गई स्टीमर, जब वो ऊपर जा रहा है, ये उसकी स्पीड हो गई। लेकिन ऊपर से एक ऑपोजिट फोर्स आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है मतलब वो माइनस हो रहा है, ठीक है। जब वो ऊपर से भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे से भी जा रहा है, तो वो माइनस हो गया। तो x - 2 किलोमीटर पर आवर वो हो गई अपस्ट्रीम की, मतलब नीचे से जब वो ऊपर जा रहा है तो वो स्पीड होगी x - 2, ठीक है। अब क्या बोला है? डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर वाइल डाउनस्ट्रीम, उसे 7 घंटे लगे कहाँ पे? ऊपर से नीचे जाने में। उसे ऊपर से नीचे जाने में कितने घंटे लगे? 7 घंटे लगे। 2 मिनट कोई आ गया था, मैं पता नहीं है, कोई याद नहीं मैं क्या बोल रहा था। चलो फिर से बोल लेता हूँ, ठीक है। तो उसे कितने 7 घंटे लगे थे जब वो डाउनस्ट्रीम ऊपर से नीचे आ रहा था, उसे कितने घंटे लग रहे थे? 7 घंटे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसका डिस्टेंस कितना होगा? देखो हमें याद रखना, हमें उसकी स्पीड भी फाइंड करने को बोला गया है, और उसका डिस्टेंस मतलब ए से बी का डिस्टेंस भी फाइंड करने को बोला गया है। तो वो डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो डिस्टेंस सेम है, क्या है? डिस्टेंस सेम है। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तब भी उसका डिस्टेंस सेम है, और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी उसका डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर वाइल डाउनस्ट्रीम, तो 7 घंटे का डिस्टेंस कितना होगा? 7 घंटे का डिस्टेंस कितना होगा? जब मैं उसकी स्पीड से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? मल्टीप्लाई हो गया द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना था? x + 2, और उसको कितने टाइम लग रहा था? 7 आवर। तो 7 आवर को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 × x + 2, और सेम डिस्टेंस कवर्ड इन कितना? 8 आवर्स वाइल अपस्ट्रीम। जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था, क्या? जब वो ऊपर जा रहा था तब उसे कितना टाइम लगा? 8 घंटे। इसका मतलब 8 × x - 2, 8 घंटे की स्पीड कितनी थी? जब वो 8 घंटे उसे लगे अपस्ट्रीम जाने की, उसकी स्पीड कितनी थी? x - 2। तो x - 2 को मैंने 8 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको याद रखना, क्वेश्चन में बोला गया है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। जो ए से बी है वो कैसा? सेम डिस्टेंस। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तब भी उसे इतना ही जाना पड़ रहा था, और जब वो नीचे से ऊपर जा रहा था तब भी उसे उतना ही जाना पड़ रहा था। तो डिस्टेंस कैसे? दोनों सेम है। इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस है। तो ये दोनों डिस्टेंस कैसे? सेम है। तो इन दोनों को मैं इक्वल में लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वल में लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला गया कि ये डिस्टेंस कैसे सेम है। 7x + 2 = 8 × x - 2, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि डिस्टेंस सेम है। अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा देता हूँ ऊपर वाला, आपको शायद समझ आ गया होगा इधर तक तो, ठीक है। अगर आपको पूरा लिखना है तो थोड़ा पीछे करके लिखना है, तो मेरे साथ साथ लिख देना। क्लियर वाली कर देता हूँ। हाँ, तो उसका डिस्टेंस क्या था? 7 × x + 2 और = 8 × x - 2, ये था डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ब्रैकेट में ब्रैकेट में है मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7x
प्लस 14 इक्वल्स टू 8x माइनस 16। ठीक है, अब 7x है, 8x को मैं ला दूंगा इधर, मैंने बोला वेरिएबल को लेफ्ट साइड लिखो, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा वो माइनस में, और ये प्लस में तो उधर चला जाएगा वो माइनस में। ठीक है, देखो ये 7 प्लस में, ये माइनस में, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन इधर माइनस की साइन लगेगी, बड़े की साइन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 16 प्लस 14 कितना होता है, 30, माइनस 30, बड़े की साइन लगेगी। अब देखो जब भी दोनों तरफ माइनस हो, इधर माइनस हो उधर माइनस हो, माइनस माइनस कट हो जाता है, क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो x की वैल्यू आएगी 30। कितनी आएगी, 30, x की वैल्यू कितनी आई, 30। तो हमने x को क्या लिया था, आप शुरुआत में याद रखना, हमने लिया था स्पीड ऑफ स्टीमर। जो स्पीड ऑफ स्टीमर थी, स्टीमर की जो स्पीड थी वो हमने उसको हमने x लिया था, जो कि हमें अभी मिल गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ठीक है, तो डिस्टेंस ये भी सही है, ये भी सही है, या तो इस डिस्टेंस को उठाओ, इस डिस्टेंस को उठाओ, या तो उस डिस्टेंस को उठाओ। थोड़ा मेरा तबीयत ऊपर नीचे, इसलिए थोड़ा ऐसे वर्ड्स बोल नहीं पा रहा सही से। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस उठा लिया मैंने, चलो कोई भी एक उठा लेने का, या तो इसको उठाओ या तो इसको उठाओ, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। अब किसी में भी x की वैल्यू को पुट कर दो, इसमें मैंने x की वैल्यू को कर दिया पुट, 7 × 32 कितना आएगा, 214। ठीक, कितना आएगा, सॉरी 224 आएगा, 224 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 2B, हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आ गए। 2B है ये, यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। हमें कितना, कोई भी दो नंबर है जिसका हमें सम दे के रखा है 85। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 25 फाइंड द नंबर। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे कितने दो नंबर लिए गए, तो किसी एक नंबर को x ले लो सबसे पहले। तो लेट द वन नंबर बी x, किसी एक नंबर को मैंने x ले लिया, ठीक है, और दोनों का सम कितना है, इसका मतलब क्या, दोनों वो जो दो नंबर है उसका सम है 85। कितना है, 85, उन दोनों का सम है 85 है। ठीक है, इसमें से एक नंबर हमें पता है x है, वो क्या है, x है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। ये जो दूसरा नंबर है वो हमें ढूंढना है, उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। एक नंबर हमें पता चल गया वो x है, क्या है, एक नंबर हमें पता चल गया कि वो x है, दूसरा नंबर क्या होगा। तो दिमाग लगाओ थोड़ा कि जब मैं x को उस साइड भेज दूंगा प्लस से तो वो माइनस हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर हमें चाहिए था वो मिल गया मुझे, 85 माइनस एक्स। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, द अनदर नंबर इज 85 माइनस एक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। मैं आपको दो वेरिएबल लेके थोड़ा समझाता हूँ, आसान हो जाएगा। देखो जैसे कि एक डिजिट, एक यही एग्जांपल ले रहा हूँ, एक x है और एक y है 85, उन दोनों का टोटल कितना है 85, जिसमें से हमने एक नंबर को x ले लिया, ठीक है, तो एक नंबर मेरा ये हो गया। तो मेरे को दूसरा नंबर कैसे फाइंड करूंगा, मतलब इसका क्या, x की वैल्यू मुझे मिल गई, y की वैल्यू क्या होगी, ये जो y है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मुझे दूसरे नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को y की वैल्यू फाइंड करें तो मैं x को उधर भेज दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 85 माइनस एक्स। y मतलब हमारा दूसरा नंबर, y मतलब हमारा दूसरा नंबर। हमें y लिखना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x आया, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। ठीक है, हम x और y दो वेरिएबल नहीं ले सकते। तो देखो हमें एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर भी मिल गया, ठीक है, दैट्स इट।
अब आगे क्वेश्चन क्या है, इतना ये लाइन तक हमारा हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, इफ वन एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 25, मतलब क्या बोला गया है कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर को 25 से ज्यादा है, क्या एक नंबर अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 25 ज्यादा है तो वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि ये नंबर मेरा x है, ठीक है, ये नंबर मेरा x है, तो ये जो x है, ठीक है, ये पहला नंबर, इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 25, ये जो एक नंबर है x इक्वल्स टू 85 माइनस x प्लस 25, क्या प्लस 20, अगर एक नंबर दूसरे को 25 से ज़्यादा हो रहा है, एक नंबर की वैल्यू अगर दूसरे 25 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है। सबसे पहले ये और ये वैल्यू, ये जो है ना, ये 85 माइनस एक्स, ये अभी तक सेम नहीं है, कि ये अभी तक सेम नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन अभी तक मैं नहीं लगा सकता, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन कब लगेगा, जब ये पहला नंबर दूसरे नंबर से 25 ज्यादा हो। इसका मतलब क्या, ये इधर 25 को हम प्लस करेंगे तब जाके ये जो x है ये इन तीनों से इक्वल होगा। क्या होगा, इन तीनों से इक्वल होगा। अब x इक्वल्स टू, हम वेरिएबल को इस साइड ला देंगे, इधर ये x पहले से था, ये माइनस है, इधर आ जाएगा वो प्लस में, और 85 है प्लस 25, 2x इक्वल्स टू 110, यहाँ पे x प्लस x 2x, 85 प्लस 25 कितना होगा 110। अब यहाँ पे जो x है वो मल्टीप्लाई में वो जाएगा नीचे डिवाइड में, x इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये कट कितना आया 55, x की वैल्यू है मेरी 55। तो x को मैंने पहला नंबर लिया था, दूसरा नंबर की वैल्यू क्या होगी 85 माइनस एक्स है दूसरा नंबर मेरा क्या है 85 माइनस एक्स है। पहला नंबर था मेरा x जिसकी वैल्यू आ गई 50, दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 85 माइनस एक्स, तो 85 में से 50 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा, सॉरी 55 है वो 55, तो आ जाएगा मेरा 30, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। और देखो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 85 आता है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सम ऑफ टू नंबर्स 85, ठीक है, सही था वो। इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो 85 ही होगा। आपको समझ में आया, ये वाली लाइन कर दी, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 25, पहला नंबर दूसरे से 25 ज्यादा है, ठीक है, पहला नंबर दूसरे से 25 ज्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं 25 को ऐड कर दूंगा तब वो पहले से इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। क्या बोला है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या बोला है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कि कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, ये पहला है दूसरा है तो उसके बाद डायरेक्ट दूसरा आएगा, पहले के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो ये तीनों एक लाइन में कंसेक्यूटिव, इसे कंसेक्यूटिव बोलते हैं, जो एक के बाद एक होता हो। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 respectively and added them, sum is 110, find these integers। देखो सबसे पहले हमें इंटीजर्स बोला गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो सबसे पहले हमें इंटीजर को x लेना है। क्या लेना है, इंटीजर को x लेना है। लेट द इंटीजर बी x, ठीक है, तो ये हो गया पहला इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को हमने x ले लिया। अब कंसेक्यूटिव मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 3, तो पहला ये हो गया, ठीक है, पहला इंटीजर ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, जैसे कि अब मैं 1 है तो उसके बाद मैं 1 को उसमें एक ऐड करूंगा तब मेरे को दूसरा मिलेगा ना, उसका दूसरा कंसेक्यूटिव मिलेगा। जैसे कि 1, 2, 3 ने वो एक लाइन में आते हैं, कंसेक्यूटिव है वो, तो जब इधर 1 है तो इसमें मैं 1 को प्लस करूंगा,
1 + 1 करूँगा तभी वो 2 होगा, ठीक है। और इधर मैं 1 + 2 करूँगा तभी वो 3 होगा, 1 + 2 करूँगा तब वो 3 होगा, 1 + 1 करूँगा तब वो। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे को द सेकेंड इंटीजर, दूसरा इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 1। और तीसरा इंटीजर हो जाएगा मेरा x + 2, ठीक है। पहला इंटीजर x हो जाएगा, दूसरा इंटीजर x + 1 हो जाएगा और तीसरा इंटीजर हो जाएगा x + 2। ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जब आप लोगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो 2 है उसको सबसे पहले इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, ये जो 3 दिख रहा है उसको दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, और जो 4 होगा उसको तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गया होगा आपको क्या बोला गया है। सबसे पहले तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। तो सबसे पहले इंटीजर को x ले लिया है हमने, इंटीजर को हमने ले लिया है x, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो x को जब मैं x में 1 प्लस करूंगा तो उसके अगले वाला इंटीजर आएगा, जब मैं x पे 2 प्लस करूंगा तो उसके अगले वाला इंटीजर आएगा, मतलब इसके अगले वाला आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि जब आप ये इंटीजर्स को लो तो उसे टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, x + 1 x + 2 इंक्रीज, मतलब छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो जा रहा है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाइड, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। एंड एडेड देम, क्या बोला है, 2 को x से करना है, 3 को x + 1 से करना है, 4 को x + 2 से करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड एडेड देम सम इज 110। चलो अब हम करते हैं, 2 को मेरे को x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अब प्लस करना है 2, अब जो 3 है उसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 1 से करना है, ठीक है, यहाँ पे x से करना है प्लस, और जो 4 है उसको मेरे को x + 2 से करना है। और इन तीनों का जो टोटल है, ये जो 3 दिख रहा है, इन तीनों का जो टोटल है वो कितना दे के रखा है, 110। ये जो तीनों का टोटल है वो 110 हमें दे के रखा है क्वेश्चन में। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द इंटीजर्स, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका अगले वाला इंटीजर को हमें फाइंड करना है। 2 × x 2x, ठीक है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x + 3 3x + 3 3x × x 3x होगा, फिर प्लस का साइन है, 3 × 1 = 3 होगा, ठीक है। 4x, ठीक है, अब 2 है, 4 × 2 = 8 110, इन सब का टोटल कितना है, 110 है। अब x वालों को मैं प्लस कर दूंगा, 2x + 3x + 4x कितना होगा, 9x, कितना होगा, 9x होगा, प्लस ये 3 है और ये जो 8 है इनको प्लस कर दूंगा, हो जाएगा 11 = 110। अब मैं जो 11 है वो प्लस में तो उधर ले जाऊंगा उसको माइनस में, ठीक है, 9x = ये हो जाएगा -99, x = 99 अपॉन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो ये 11 से कट हो जाएगा, 11 का टेबल आता हो तो x = 11। x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 11 है, मतलब पहला इंटीजर मुझे मिल गया। दूसरा इंटीजर क्या था, सेकंड इंटीजर, ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटीजर जो कि ये x, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आई, 11। दूसरा इंटीजर मेरा क्या था, याद रखो, याद करो, x + 1 था, तो 11 + 1 मतलब 12, ठीक है। देखो 11 के बाद डायरेक्ट 12 आया, उसका अगले वाला, तो ये कंसेक्यूटिव है। फिर थर्ड इंटीजर आया, तो x + 2 11 + 2 13, ठीक है, 12 के अगले वाला इंटीजर आया डायरेक्ट 13। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमें तीनों इंटीजर्स मिल गए हैं। अब मैं डायरेक्ट अपने आगे वाले सम में बढ़ रहा हूँ। चलो थर्ड का A, what should be added to the thrice of rational number 1/6 to get 1/2। यहाँ पे क्या बोला गया है कि
थ्राइस ऑफ रेशनल नंबर, सबसे पहले ये इसका थ्राइस करना है। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है? रेशनल नंबर 1/6 में। जो 1/6 दिख रहा है आपको, ये वाला कर रहा हूँ मैं, 1/6 इसमें थ्राइस से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि रेशनल नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को जिसका आंसर 1/2 मिले। क्या मिले? 1/2 मिले। सबसे पहले मैंने 1/6 का थ्राइस किया जिसकी वैल्यू है 1/2। अब मेरे को रेशनल नंबर में क्या ऐड करना है? ठीक है, तो लेट द रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है उसको मैं ले लूंगा x। लेट द रेशनल नंबर भी x, रेशनल नंबर को मैंने x ले लिया। तो व्हाट शुड बी एडेड टू द थ्राइस ऑफ, सबसे पहले इसका थ्राइस किया तो उसको रेशनल नंबर से ऐड करना है, और उसका मिल क्या रहा है हमें आगे? 1/2 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? 1/2 मिल रहा है। अब ये जो प्लस है उसको ले जाऊंगा मैं उधर माइनस में। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब क्या? ये कट गया, x की वैल्यू आ गई मेरी 0। ठीक है, आई होप नहीं आया होगा समझ में। क्या आया होगा? क्या हुआ? एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये रुद्रा बोलता है नहीं आया। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू द थ्राइस ऑफ रेशनल नंबर, सबसे पहले 1/6 का थ्राइस करना है। क्या करना है? थ्राइस। तो उसको ये कट हो जाएगा सबसे पहले 1/2, तो उसका थ्राइस मेरे को मिला 1/2 मिला। अब मैंने जो रेशनल नंबर को लिया था x लिया था। क्या लिया था? x। लेट द रेशनल नंबर भी x। तो ये जो रेशनल नंबर है उसमें मेरे को ये थ्राइस को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1/2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐसा ऐड किया जाए रेशनल नंबर में? ठीक है, ऐसा क्या ऐड किया जाए रेशनल नंबर में? तो क्या ऐड करना है? थ्राइस ऑफ रेशनल नंबर। ये जो थ्राइस ऑफ 1/6, 1/6 का थ्राइस क्या होगा? 1/2 का। यही 1/2 को मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना है, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसका आंसर आएगा मेरा 1/2। ओके, x इक्वल्स टू 1/2। ये अब ये जो प्लस है वो हो जाएगा उधर माइनस में। ये 1/2 इधर वाला है, ये जो 1/2 है वो इधर वाला है। ये प्लस को मैं गया उधर माइनस में। x की वैल्यू आ गई मेरी 0। ये प्लस ये माइनस कट, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 0। मतलब ये जो x है ना रेशनल नंबर, ये जो दिख रहा है x को हमने रेशनल नंबर लिया था, तो जब मैं 0 को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 1/2 आएगा। देखो ये वाला उठाओ, क्या उठाओ? x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। x की जगह पे क्या था? 0 था ना। 0 प्लस 1/2 दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, तभी सही होगा ना वो। जब LHS इक्वल टू RHS होगा तभी ये सम हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ तक रखते हैं हमारा पार्ट। ये सेकंड नंबर वाला आप खुद से करना, नहीं तो मैं जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उधर से तो मैं कराऊंगा, लेकिन खुद से आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।